जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सेकंड वाले पार्ट का पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है, उसी का नाम क्या होता है? शब्द शक्ति। आगे है कि शब्द शक्ति को शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार भी कहते हैं। ये दो नाम हैं जो कि आपको शब्द शक्ति के स्थान पर याद रखना है। आगे है इसी में कि आचार्य चिंतामणि के अनुसार जो शब्द के शक्ति की परिभाषा है वह इस प्रकार है कि जो सुन पड़े सो शब्द है। जो भी आप चारों तरफ आपस में सुन रहे हैं चीज़ों को, वही क्या है? हमारा शब्द है। और शब्द होने के बाद में सुमझी परे सो अर्थ, मतलब शब्द को सुनने के बाद में समझ में जो आए वह क्या होगा? हमारा उसका अर्थ होगा। अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है और जो शब्द को सुनकर समझ में आए वह उसका अर्थ है। और इसी भाव को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। आगे है इसमें शब्द शक्ति के प्रकार। सामान्यतः शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। तो सबसे पहले हम इसमें अभिधा के बारे में जानेंगे। तो अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, इसका सामान्य अर्थ होता है नाम। जैसे संज्ञा का अर्थ भी क्या होता है? नाम। उसी प्रकार से अभिधा का अर्थ भी क्या होता है? नाम ही होता है। आगे है अभिधा को शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है। जितनी भी आगे है अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। अर्थात जितनी भी ये तीनों शक्तियों के प्रकार लिखे हैं, उनमें सबसे पहली शक्ति किसे कहते हैं? हम अभिधा को कहते हैं। ये बात आप इसमें याद रखेंगे। परिभाषा जानते हैं हम इसकी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का मुख्य अर्थ सभी के लिए एक समान होता है। अर्थात वाक्य में जो शब्द है वही अर्थ हमें समझ में आता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति कहते हैं। सामान्य सा अर्थ है इसका जो अभिधा होता है कि जो भी शब्द आपको वाक्य में दिया गया है या जो भी शब्द आपको वाक्य में दिए गए हैं, यदि उनका जो मुख्य अर्थ है, जो भी हम निकाल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यदि वह अर्थ एक समान होता है, तो उस स्थिति में उसे अपन क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अभिधा शक्ति में शब्द का मुख्य, प्रसिद्ध, प्रचलित या पूर्व विदित या फिर पहला अर्थ क्या होता है? व्यक्त होता है। अभी हमने जो इसकी परिभाषा जानी है, अब हम उसके आधार पे इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण लिखा है कि हिंदी एक भाषा है। तो जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला, इस वाक्यों के जो ये शब्द हैं, आपने इन शब्दों को सुना, सुनकर सभी व्यक्ति के मन में इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा? एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं हिंदी कुछ और है। हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा है। तो इसी प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है और आप उसे देख रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ क्या होगा? एक समान होगा। जैसे बैल एक उपयोगी पशु है, तो इस वाक्य के शब्दों में जो बैल है वह वास्तविकता में सभी के लिए क्या है? एक उपयोगी पशु है और उसका अर्थ क्या होगा? सभी के लिए एक समान होगा। तीसरा है, अगला है इसका कि राधा फूल तोड़ती है। तो इस वाक्य में जो इतने भी शब्द लिखे, राधा राधा है, फूल फूल है, तोड़ना तोड़ने की क्रिया है। तो इस स्थिति में जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों का जो भावार्थ होता है वह क्या होता है? सभी के लिए एक समान होता है। तो उसे हम अभिधा कहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें कि अभिधा से उत्पन्न जो भावार्थ होता है, इसी भावार्थ को अपन क्या बोल रहे हैं? शब्द शक्ति। क्या कहलाती है? वाच्यार्थ कहलाती है। क्या याद रखना है आपको कि अभिधा से जो भावार्थ उत्पन्न होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। आगे है अभिधा में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यह जो वाचक शब्द होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं।
पहले होते हैं रूढ़वाचक शब्द, दूसरे हैं यौगिक वाचक शब्द और तीसरे हैं योग रूढ़ वाचक शब्द। ऐसे वाचक शब्द जिन्हें यदि हम खंडों में तोड़ दें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, और यदि उनके खंड जुड़े हुए हैं तो उनका अर्थ होता है। जैसे दिन, यदि दिन में से मैं दी को अलग कर दूं और ना को अलग कर दूं तो इन दोनों का अलग अलग होने पे कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो वो शब्द क्या कहलाएगा, हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। दूसरा है यौगिक वाचक शब्द, दो रूढ़ शब्दों को आपस में जोड़ेंगे आप, तो जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा उसी का नाम होता है यौगिक वाचक शब्द। और जितने भी यौगिक वाचक शब्द होते हैं उनमें सभी की सभी में क्या होती है, संधि होती है। तीसरा है योग रूढ़, तो ये भी क्या होते हैं, रूढ़ और रूढ़ को जोड़कर बनाए जाने वाले वाचक शब्द होते हैं। इनमें समास के उदाहरण आते हैं, जैसे लंबोदर। और समास में भी कौन से आते हैं, केवल बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारे अभिधा के क्या होते हैं, वाचक शब्दों के प्रयोग के आधार पे इसके 3 प्रकार पढ़े जाते हैं। हमें केवल इनके नाम के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, लक्षण, अर्थात जो भी व्यक्ति के जो जो भाव अंदर से जो गुण हैं जो व्यक्त हो रहे हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लक्षण कहते हैं। अर्थात लक्षणा को हम शब्द की कौन सी शक्ति कहते हैं, द्वितीय शक्ति कहते हैं। प्रथमा कौन सी कहलाती है, अभिधा कहलाती है। आगे कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का मुख्य अर्थ ना निकलकर कुछ भिन्न अर्थ निकलता है। कहने का मतलब है जब आप किसी वाक्य के शब्दों को सुनते हैं और उन शब्दों को सुनकर उनका अर्थ हर एक व्यक्ति के लिए, या पर जो भी व्यक्ति उसको सुन रहा है उनका अर्थ क्या निकाल रहा है, वो भिन्न भिन्न निकाल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लक्षणा होता है। मतलब वो किस प्रकार से चीज़ों को सोच समझ रहा है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ प्रकट होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। जो शब्द दिया है उसका वही का वही अर्थ है हर एक व्यक्ति के लिए, तो वो कहलाती है अभिधा। और जब वो अर्थ बदल जाता है मतलब अभिधा क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, तो उस स्थिति में जो नई शक्ति बन के आती है उसका नाम होता है लक्षणा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन गधा है, तो मोहन एक व्यक्ति है। अब 4 लोगों में इसकी चर्चा हो रही है कि वह व्यक्ति या जो मोहन है क्या है, गधा। तो मोहन की तुलना किससे कर रहे हैं, गधा से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहन के जो लक्षण हैं वह प्रकट करे जा रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति की लक्षण मतलब इस व्यक्ति का जो मुख्य अर्थ था वह क्या है, मनुष्य है, वह अर्थ नहीं निकल रहा, इसका कुछ अन्य ही भिन्न अर्थ निकल रहा है, जिसमें भिन्न अर्थ क्या है कि वह क्या है, गधा है। तो जो गधा वाला भाव होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, लक्षणा कहलाएगा। अगला है कि सुरेश बैल है। क्या सुरेश बैल है, सुरेश एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, और उसका जो लक्षण है वह कैसा है, बैल, मतलब उसके जो व्यवहार है बैलों की तरह है। तो जब किसी व्यक्ति का मुख्य अर्थ ना निकलकर किसी भी शब्द में उसका लक्षण वाला अर्थ निकलता है तो उसे ये अपन लक्षणा कहते हैं। आगे है कि बिहार जाग उठा। क्या ये संभव है, क्या बिहार एक राज्य है और एक स्थान का नाम है, क्या ये कभी जागेगा, क्या नहीं। यहाँ पे जाग उठने का मतलब है वहाँ की जो जनता है वह क्या हो गई है, जागृत हो गई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता के बारे में मतलब कुछ अन्य अर्थ निकल रहा है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। आगे है कि बाजार में सन्नाटा है। इसका मतलब क्या है, बाजार जो है या बाजार में जो चहल पहल है वह क्या है, बंद है, या फिर बाजार क्या है, आज बंद है। उसी को ये क्या बता रहे हैं कि बाजार में क्या है, सन्नाटा। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है, नहीं होता है। क्या बाजार की कोई आवाज़ होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा कोई अर्थ निकल रहा है हमारा। अगला है कि पंजाब वीर है। सामान्यतः पंजाब राज्य से बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो उस सेना में क्या होते हैं, भर्ती होते हैं, पूरे यदि हम भारतवर्ष में देखें तो।
तो पंजाब को वीरों का राज्य माना जाता है। तो पंजाब वीर है क्या? नहीं, पंजाब के जो लोग हैं वो क्या है? वीर हैं। तो उनकी वीरता के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा लक्षणा होगा। अगला है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या ये सही बात है? ये बात इंगित कर रही है भूख को। तो इसका अर्थ सही क्या निकलेगा? भूख। तो जब किसी वाक्य में उपस्थित शब्दों का मुख्य अर्थ ना निकलकर कुछ अन्य अर्थ निकलता है और जहाँ पे उन अर्थों के आधार पे हम उनके लक्षणों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है? लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक और उदाहरण है कि घी मेरा जीवन है। इसका मतलब है कि घी को ग्रहण करने के बाद में शरीर कैसा हो जाता है? तंदुरुस्त, मजबूत हो जाता है, क्योंकि घी क्या करता है? शरीर को शक्तिशाली और उसको सौंदर्य बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग उदाहरणों को जाना जो कि लक्षणा से संबंधित थे। आगे है इसमें लक्षणा से उत्पन्न जो शक्ति होती है या उसका जो भावार्थ होता है वह क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। आगे है लक्षणा के अंतर्गत समस्त मुहावरे, सभी की सभी लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? उदाहरण के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। तो जितने भी मुहावरे के उदाहरण होते हैं और लोकोक्तियों के उदाहरण होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? लक्षणा कहलाते हैं। आगे है जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ भी क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि मोहन ईमानदार है। मोहन ईमानदार है। तो मोहन की विशेषता क्या है? ईमानदार। और मोहन क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर जो ईमानदार होगा जो कि उसका एक गुण है, क्या कहलाएगा? उसका लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है, आगे है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। तो जब किसी शब्द का अर्थ अभिधा व लक्षणा से समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द का कुछ अन्य अर्थ जो कि भिन्न भिन्न होता है प्रकट होने लगता है तो उसी का नाम क्या होता है? व्यंजना होता है। सामान्यतः इसमें होता क्या है कि जब किसी भी शब्द का अर्थ अभिधा और लक्षणा से नहीं समझ में आता है तो उस स्थिति में जो उसका अर्थ सामने आएगा वह हमारा क्या कहलाता है? व्यंजना कहलाता है। या आप इसको एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सुबह हुई। तो सुबह जब होती है तो हर एक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ जो होता है विभिन्न रूप से क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे यदि एक किसान है तो उसके लिए सुबह होने का मतलब क्या है? कि वह अपने काम को शुरू करेगा और कहाँ जाएगा? खेत पर जाएगा। यदि एक विद्यार्थी है तो वह क्या करेगा? उठकर स्कूल जाएगा या अपना कोचिंग या फिर अपना पढ़ाई लिखाई का काम करेगा। यदि एक क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है। क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी। तो वह क्या करेगा? अपना जो प्रशासन का जो कार्य है जैसे कलेक्ट्रेट या जो भी उनका काम है उन काम को पूर्ण करेगा। तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी वाक्य में समय का बोध करा दिया जाए तो उस समय के आधार पर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के और विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिए उसका जो अर्थ होता है क्या होता है? अलग अलग होता है, अपने अपने काम से होता है। तो उसी का नाम क्या होता है? व्यंजना होता है। और व्यंजना के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है शाब्दिक व्यंजना, दूसरा होता है अर्थी व्यंजना। जिसमें शब्द के आधार पर व्यंजना प्रस्तुत की जाती है उसे शाब्दिक कहते हैं। जिसमें शब्द के अर्थ के कारण व्यंजना प्रस्तुत की जाती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। आगे इसके दो उदाहरण और हैं। जैसे कि सूर्य अस्त हुआ। जैसे ही शाम हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, रात का समय होता है तो उस समय एक गृहिणी जो है घर में वह क्या करती है? घर के लिए या घर के सभी सदस्यों के लिए क्या करती है? भोजन बनाने का काम करती है। और यदि एक विद्यार्थी का जीवन है, रात का समय सूर्य अस्त हो गया तो क्या करेगा? वो अपनी पढ़ाई लिखाई करेगा। समझ रहे हैं? जानवर क्या करेंगे? जैसे ही सूर्य अस्त होगा, रात का समय आएगा तो जानवर क्या करेंगे? विश्राम करने का
सोने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से नीचे लिखा है कि शाम के 4 बजे हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए शाम के 4 बजे का अलग-अलग मतलब होगा। कोई अपना अलग काम करेगा, कोई और अलग काम करेगा। तो इस प्रकार जब समय का बोध हो और उस आधार पे अलग-अलग वर्ग अपने अलग-अलग काम करते हैं, तो उसी का नाम होता है व्यंजना। आगे है, व्यंजना से उत्पन्न जो शक्ति होती है या उसका जो भावार्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है। आगे है, जिस व्यंजना में हृदय के किसी मनोविकार या भाव की व्यंजना होती है उसे रस या भाव व्यंजना कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको भावार्थ बताए वो भी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है। आगे है इसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा में अंतर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अभिधा। अभिधा किसी शब्द के केवल उसी अर्थ को बताती है जो कि उसका अर्थ सभी के लिए समान होता है। लक्षणा किसी शब्द का क्या बताती है, भिन्न अर्थ बताती है जो कि उसके लक्षण को दर्शाता है। व्यंजना किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं बताती है बल्कि सभी के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग क्या करती है, अर्थ बताती है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। दूसरा अंतर है इसमें कि अभिधा से उत्पन्न जो भावार्थ होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं, जबकि लक्षणा से उत्पन्न जो भावार्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और व्यंजना से जो उत्पन्न भावार्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे लिए क्या है, आईएमपी हैं, कि जब अभिधा से यदि कोई भावार्थ उत्पन्न हो तो उसे वाच्यार्थ, लक्षणा से उत्पन्न होगा तो लक्ष्यार्थ, और व्यंजना से उत्पन्न होगा तो उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। आगे, अभिधा एक प्रकार का वाचक शब्द होता है जबकि लक्षणा एक प्रकार का लक्षक शब्द होता है और व्यंजना एक प्रकार का व्यंजक शब्द होता है। तो ये भी तीनों का क्या है, एक विशेष अंतर है। ठीक है। आगे है, अभिधा शब्दों में होती है जबकि लक्षणा भी किस में होती है, शब्दों में होती है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, शब्दों के पढ़ते हैं और अपने अपने हिसाब से उनका अर्थ निकालते हैं, जबकि जो व्यंजना होती है वह शब्द और उस शब्द के अर्थ दोनों में होती है, या फिर दोनों में प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने हिंदी साहित्य का जो एक हमारा जो पाठ्यक्रम है जिसमें हमने शब्द शक्ति के बारे में जाना, इस क्लास की जो पीडीएफ है इस क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त करा दी जाएगी, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।